नमस्ते दोस्तों। आज के हमारे गेस्ट है अ हीरो नोन एज ऑक्सीजन मैन इन दिल्ली एनसीआर, जो कि कोविड में अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाने के लिए देश की सेवा के लिए निकल पड़े। सो लेट्स वेलकम दिस हीरो मिस्टर अमरजीत सिंह। नमस्ते सर, कैसे हैं सर आप? नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए सपना जी, आप कैसे हैं? हम भी ठीक है सर। सर, एक ख्वाहिश होती है सबकी कि हमको हीरो से मिलना है, और मेरी भी ऐसी एक ख्वाहिश थी, और आज आप मेरे सामने हैं। मैं आज हीरो से मिल रही हूँ। सो वेलकम सर। मैं सर एक्चुअली हीरो नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ। मैं इस देश का बेटा हूँ। जी मैंने सर, जो कुछ भी किया है अपने देश के लिए किया है। मैंने किसी के लिए नहीं किया, मैंने अपने देश के लिए किया है। ये तो आपकी महानता है सर। तो क्या स्टोरी रही सर? आप एक स्कूल वैन चलाते थे, तो सर थोड़ा सा आपके बारे में बताइए। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हीरो तो नहीं बना मैं, लोगों के दिलों में मेरे को जगह मिल गई। एक्चुअली कुछ सर्कमस्टांस ऐसे बने थे क्योंकि जब कोविड में था तो कोविड के दौरान बहुत सी ऐसी बातें चल रही थी, सब चीजें दिख रही था। मैं खुद कोविड से सफर कर रहा था, पेशेंट था, मेरे को सीवियर कोविड हुआ था। और रिकवरी पीरियड जब भी स्टार्ट हुआ था तो कॉन्टिन्यूसली जब टीवी न्यूज चैनल के थ्रू देखते थे कि ऐसा सब कुछ हो रहा है तो मन बड़ा बेचैन सा होता था। और एक दिन बेटे ने आके एक छोटी सी शेयर की मेरे साथ में बात की, हमारे एरिया में किसी को ट्रांसपोर्ट चाहिए थे पेशेंट को हॉस्पिटल में जाने के लिए। हम्म। तो अनफॉर्चुनेटली उनको वो नहीं मिल सकी, जिसके चलते पता लगता है अगले दिन की उनकी डेथ हो गई। तो वो जो उनकी मिसेज थी वो लोगों के सामने बहुत हाथ जोड़ रही थी कि एटलीस्ट हमारी हेल्प करें, तो कोई सामने बढ़कर नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि अगर मैं कुछ कर सकूं किसी के लिए। तो ये मेरे मन की बात थी। तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि टीवी पे हम न्यूज देख रहे थे कि कोई रेहड़ी के ऊपर, रिक्शा के ऊपर डेड बॉडी को लेके जा रहा है। तो वाइफ ने कहा कि इतना प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अगर हम लोग कुछ कर सके। तो मैंने उसको थैंक्स कहा कि रात को मैं अपने मन में जो बात सोच रहा था कि सुबह अपने अपने आप से बोला। तो मैं फॉर्चुनेटली अपने परिवार का बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस मुहिम के अंदर चलने के लिए। और जो सबसे बड़ा इसमें मेरा मोटिवेशन रहा वो थी मेरी 8 साल की बिटिया। मैंने अपने मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैंने अपने बच्चों को वाइफ के साथ में हम सब लोग बैठे तो मैंने वाइफ को कहा कि हम बच्चों से बात कर लेते, तो वाइफ ने कहा कि बच्चों से बात करने की ऐसा ऐसी कोई जरूरत नहीं है, पापा के बढ़िया शुरू कीजिए। मैंने कहा नहीं, बच्चे 2 बड़े भी हैं, तो बच्चों से बात करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कल को उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने बच्चों से सीधे से बात की, सीधे से बात करके कहा बेटा हो सकता है पापा बाहर से कोरोना लेके आए और आप लोगों को दे दें, और बेटे हो सकता है कि पापा की मौत हो जाए, तो क्या आप इस सब के लिए तैयार हैं? तो जो मेरी सबसे छोटी डॉटर है, 8 साल की है, अवनीत, तो उसने मेरे को बोला कि पापा अगर हमारी मौत भी हो जाती है हम ऊपर मुंह ऊपर करके जाएंगे और वाहिगुरु से कहेंगे कि हम नीचे अच्छा कर रहे थे। वो वर्ड्स ने मेरी लाइफ को मेरे को चेंज कर दिया टूवर्ड्स नेशन। जो मैं करना चाहता था वो वर्ड्स मेरी फैमिली का सपोर्ट मुझे मिला, जिसके चलते मैंने ये छोटा सा इनिशिएट लिया। मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं करने वाला कुछ नहीं होता हूँ, ये सब ऊपर वाले की मर्जी थी कि उसने मुझे चुना। और मैं लाखों बार उसका शुक्रिया करूंगा तो वो भी कम होगा कि उसने मुझे एक सिपाही के तौर पे चुना। तो सर, आप स्कूल वैन चलाते थे, तो आपका लगभग कोविड से तो सभी कुछ लॉकडाउन में बंद था, तो इनकम सोर्स भी नहीं था उस वक्त तो आपका, तो कैसे मैनेज कर रहे थे आप? एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट जब पहला लॉकडाउन हुआ तो उसी दिन से मेरी गाड़ी स्कूल की जो मैं चलाता था तो वो मेरी गाड़ी बंद हो गई थी, उसी दिन से मेरी गाड़ी बंद खड़ी थी। तो ऑलमोस्ट 1.5 साल से गाड़ी बिल्कुल बंद खड़ी थी। गाड़ी के अंदर उसके टायर और खराब हो चुके थे, बैटरी खराब हो गई थी, बहुत कुछ उसमें ऐसा हो गया था, पर इतने पैसे नहीं थे कि हम उसको उसको रिस्टोर कर सके या उसको फंक्शनल कर सके।
और मेरे बेटे को स्कूल फीस ना देने के कारण उसका स्कूल से नाम भी कट गया था। गांव में एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा लैंड थी, तो मैंने उस लैंड को सेल आउट कर दिया कि बच्चों की एटलीस्ट मैं पढ़ाई करा सकूंगा, कि घर का थोड़ा सा खर्चा चलता रहेगा। तो घर के खर्चे के लिए और पढ़ाई के लिए वो जो पैसे रखे हुए थे, तो मैंने वाइफ से ये क्वेश्चन किया था उसी दिन कि पैसा कहाँ से आएगा। तो उसने कहा कि पैसा जो हमारे पास में है आप उसको यूज करें तो वाहिगुरु फिर दे देगा। तो जब उसका विश्वास, तो एक विश्वास मन में जाग गया कि एक एक हौसला बन गया कि आगे बढ़कर कुछ मैं कर सकता हूँ। मेरा नंबर सर्कुलेट होता चला गया, लोगों का एडवर्टाइजिंग, माउथ टू माउथ एडवर्टाइजिंग होना शुरू हो गया। तो मेरे पास में बहुत पेशेंट्स की कॉल आई और लिटरली जब वो कॉल्स आती थी उनके अटेंडेंट की, तो वो लोग रो रहे होते थे क्योंकि संकट की घड़ी थी। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि उस संकट की घड़ी में भगवान ने मुझे एक सिपाही चुना कि मैं अपने देश के लिए एटलीस्ट कुछ कर सकूं। जी। मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ क्योंकि मैंने वो सब चीजों को सामने से देखा है। मैंने पेशेंट्स को देखा है, मैंने उस समय का डिजास्टर देखा है, पर हम सबको एटलीस्ट कुछ करना चाहिए। जी बिल्कुल सर। और आपके तो परिवार ने भी इतना सपोर्ट किया, 8 साल की छोटी बेटी ने भी आपको मोटिवेट किया कि आप जाइए। तो इस सबके पीछे भगवान का ही मर्जी थी, जी सर। ऊपर वाले की मर्जी थी। तो सर कैसे स्टार्ट किया आपने? उस वक्त कार को एम्बुलेंस में कर दिया चेंज, राइट? जी। एक्चुअली उस समय की कंडीशन ये थी कि गाड़ी की बैटरी खराब थी, हम्म। गाड़ी के टायर खराब थे। तो मैंने लोगों को फोन किया कि लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, जी। कि मुझे बैटरी चाहिए। तो जब अपना मैंने कॉज दिया तो वो कहते कि कोई बात नहीं, आपके लिए हम कहीं से भी अरेंज करके बैटरी भेजते हैं। उन्होंने बैटरी भेजी, मैंने टायर्स को पंचर लगवाया, टायर्स को खड़ा किया। खड़ा करने के बाद में मैंने उसके ऊपर एक स्लोगन दिया अपनी गाड़ी पे कि कोरोना से जंग जीतेंगे हम। ओके। और उसके ऊपर लिखा फ्री एम्बुलेंस फॉर कोविड पेशेंट। हम्म। और लेके मैं उसको लेके निकल पड़ा, लोगों का सहयोग मिलता चला गया हम्म। और मैं इस लायक बना कि मैंने वो छोटा सा काम अपने देश के लिए किया। जी वो बहुत बड़ा काम था सर। है मेरी जमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। एक्चुअली मैं जिस कम्युनिटी से हूँ, तो हमारी कम्युनिटी में हमारे हमारे को सबसे पहले ये सिखाया जाता है, निश्चय कर अपनी जीत करो, पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, वो सब ना कि रैन का तुम आओ हमारे पास। कि सबसे पहले मौत को कबूल करो, मौत का डर अपने मन से निकाल दो और कूद पड़ो। और कूदने के बाद निश्चय कर अपनी जीत करो। तो ये सिद्धांत था जो हमें इस देश से मिला है, अपने गुरु से मिला है, इस धर्म से मिला है। ये बहुत सुंदर देश है जहाँ पे हम सब लोग रहते हैं। तो पीपी किट और ऑक्सीजन सिलेंडर्स ये सब कहाँ से अरेंज किया आपने? एक्चुअली मेरे बहुत नजदीकी हैं जो कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से हैं। तो उस समय कुछ ऑक्सीजन के लंगर स्टार्ट हो चुके थे। हाँ जी। तो मैंने उनको फोन किया और फोन करके अपना मिशन बताया कि मैं ये कुछ करना चाहता हूँ, तो प्लीज आप मेरे लिए एटलीस्ट मेरे को एक सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर का अरेंजमेंट करके दो। तो ही वेलकम मी और उन्होंने कहा कि आप आइए। जिस समय ऑक्सीजन का संकट था, लोग जूझ रहे थे, उन्होंने मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर मुझे भर के दिया।
मेरी गाड़ी में जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा तो मेरे को ऐसा लगा कि अब मेरे हथियार पूरे हो चुके हैं, अब मेरे पास में वो सब कुछ है कि जिसके साथ मैं बाहर निकल सकता हूँ। अब बात आती थी कि पीपी किट की। अब मेरे पास में इतने पैसे नहीं थे कि मैं पीपी किट खरीद सकूं, क्योंकि एक पीपी किट अगर आप मॉर्निंग में पहनते हो तो इवनिंग में उसको डिस्कार्ड करना होता है, आप उसको उसको अगेन दूसरे दिन फिर नहीं पहन सकते। तो एक दिन तो उन्होंने मुझे दिया, मतलब मुझे साथ में सिलेंडर के साथ में पीपी किट भी दिया, पर अगले दिन अब मेरे पास में पीपी किट नहीं था और मैं अगेन फिर किसी को नहीं कह सकता था कि आप प्लीज मेरे लिए पीपी किट अरेंज करो। मैंने ऐसे ही एक्सपोजर के अंदर सिर्फ मन में विश्वास रखते हुए बिना डरे हुए, क्योंकि मौत के डर को अंदर से निकाल दिया था, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट था, बैकअप था। बेटी की आवाजें मन में आती थी कि अगर हम मर भी गए तो ऊपर जाके भगवान से कहेंगे हम नीचे अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो डर बिल्कुल नहीं था। तो फेस को सिर्फ मैं रुमाल के साथ में कवर करता था, और अगर ग्लव्स मिलते थे तो पहन लेता था, अदरवाइज ग्लव्स नहीं होते थे तो पेशेंट को लेके चल देता था। और पेशेंट को बिठाने से पहले ये कहता था कि ऊपर वाले पे विश्वास रखिएगा, आपको कुछ नहीं होगा। और उस विश्वास के चलते बहुत से लोग ठीक हुए। जब ठीक होने के बाद उनका फोन मेरे पास में आता था कि मैं ठीक हो चुका हूँ या मैं ठीक हो चुकी हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता था कि एक दिल से अंदर से एक खुशी और शांति मिलती थी। ऐसा लगता था कि मेरे को दुनिया की सारी जायदाद मेरे को मिल गई। सर, आप जान की परवाह किए बिना इतना अच्छा कार्य कर रहे थे, तो आपने कभी काउंट किया कि कितनी जान बचाई आपने? एक्चुअली मैंने ऐसा कुछ नहीं कभी सोचा, क्योंकि एक जान भी कीमती थी। तो उस समय भगवान ने मुझे सेवा दी थी कि 40 से 45 लोग थे जिन लोगों को मैं ट्रांसपोर्ट कर सका था, जिसमें से एक दो लोग हमें छोड़ के भी चले गए। उनका दुख मेरे को हमेशा रहा कि शायद मेरे किसी काम में कमी रह गई कि जिसके कारण वो हमें छोड़ के चले गए। पर हमेशा ये रहा कि एक जान भी अगर बच गई, एक जान हो गई, तो मुझे सब कुछ मिल जाए। जी सर। सर, कोविड में कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आप अभी भी याद करो तो आपको बहुत दुख होता है, ऐसा कुछ है कि आप शेयर करना चाहोगे? जी, एक बूढ़े बाबा थे, पेशेंट, मतलब उनकी कंडीशन बहुत खराब थी। तो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में उनका ट्रांसफर था। तो जो दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर था, तो उस हॉस्पिटल ने उनको एश्योर किया था कि हम आपको वेंटिलेटर सपोर्ट या जो भी हमें आपको रिक्वायर्ड होगा हम आपको देंगे। पेशेंट का ट्रांसपोर्ट भी बहुत लंबा था, ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर से ट्रांसपोर्ट था। तो 180 किलोमीटर के ट्रांसपोर्ट को लेके जब मैं चला, तो उस समय मैंने पूरा पीपी सूट पहना हुआ था। रास्ते में मेरा टायर भी पंचर हुआ, और पेशेंट की कंडीशन को देख के मेरे को ऑलवेज ऐसा लग रहा था कि हम हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। उनका सैचुरेशन बहुत डाउन था, ऑक्सीजन सपोर्ट चल रही थी। एक ऑक्सीजन सिलेंडर रास्ते में खत्म हुआ, हमने दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर उनके साथ में स्टार्ट किया। रास्ते में जब पंचर हुआ तो उस समय सन एक्सपोजर हुआ मेरे को, सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन हो गया बॉडी का, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्ट बहुत लंबा था। पर अंदर से मुझे महसूस हो रहा था कि मैं ठीक नहीं हूँ। पर मन में ये बात है कि जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिनको मेरे मेरे साथ में मेरे पे ट्रस्ट करके बैठे हैं, उनको मैं एटलीस्ट हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल के दरवाजे तक पहुंच चुके थे हम। और मैंने अटेंडेंट को कहा, उनके बेटे को कहा कि अगर हम टाइम ना जाया करें, आप जल्दी से जाके डॉक्टर की टीम को कहें कि बाबा जी को अंदर। तो वो जब अंदर गए लेने के लिए, तो मैं गाड़ी से निकलते निकलते फेंट होके सड़क पे गिर गया। मैंने अपने आप को बहुत हौसला दिया कि उस हॉस्पिटल के अंदर मेरे को जाना है, उस दरवाजे के अंदर मेरे को एंटर करना है, कि वहां से मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है और मुझे वहां से मेडिकल सपोर्ट मिल सकती है। पर अनफॉर्चुनेटली मेरे मन में आया कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है, अब मेरे को अगर मैं अंदर जाता हूँ तो मुझे भी मेडिकल सपोर्ट या हेल्प मिल सकती है उस दरवाजे के अंदर से। पर उस हॉस्पिटल में जाने के बाद में उन्होंने पेशेंट को लेने से मना कर दिया, उनकी कंडीशन को देखते हुए पेशेंट को लेने से मना कर दिया। और उसी फ्लोर पे
मैं फेंट होके गिरा उनके सामने। मैं 2.5 घंटे से 3 घंटे तक मैं उस जमीन के फर्श पे गिरा रहा। लोगों ने मुझे बताया कि आपको पीपी किट से हम लोगों ने सीजर के साथ काट के पीपी किट को हमने आपको बाहर निकाला और उसमें से ऑलमोस्ट 1 बाल्टी पानी की बाहर निकली थी। और मैं तो बेहोश था, मुझे कुछ नहीं पता था कि वहां पे क्या घटना घटी, वहां पे क्या हुआ, बाबा जी कैसे हैं, बाबा जी कैसे नहीं है, उनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। फॉर्चुनेटली मेरी फैमिली को पता लग गया कि क्योंकि फोन कॉल्स बहुत आ रहे थे, तो वहीं पर ही कोई अटेंडेंट्स जो पेशेंट के साथ होंगे, दूसरे अपने पेशेंट्स के साथ होंगे, वो मेरे फोन को अटेंड कर रहे थे, लोगों को एटलीस्ट बताने के लिए कि मेरे घर तक या मेरे किसी जानने वाले तक मेरा न्यूज पहुंच जाए कि मेरे को हेल्प की जरूरत है। तो फॉर्चुनेटली मेरे घर पे इस बात का पता लग गया, तो मेरी वाइफ और मेरा बेटा वहां पहुंचे। तो जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, तो मैं यही कह सकता हूँ कि भगवान ने आके मेरा फिर से हाथ पकड़ा। मेरी हल्की हल्की सी आंख खुली, मेरे को ऐसा लगा कि जैसे कोई दूर से मुझे आवाज लगा रहा है। तो जब मेरी आंख खुली, मेरी वाइफ ने उन लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप एटलीस्ट एक बेड तो दे सकते थे इनको, ये जमीन पे गिरे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास में बेड नहीं, आप इन्हें कहीं और ले जाएं। वो इंसिडेंट मेरे लिए, मैं उसको बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समझता हूँ। पर मेरे को अपने से कोई इशू नहीं है कि उन्होंने मुझे नहीं दिया। सबसे बड़ा इशू ये, जब मैं ठीक हुआ, मैंने अगले दिन सबसे पहले मैंने बाबा जी के लिए उनके बेटे को फोन किया कि बाबा जी कैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी को हॉस्पिटल ने लेने से मना कर दिया था, हम आप ही की गाड़ी में लेके बाबा जी को जब दूसरे हॉस्पिटल में जा रहे थे, तो गाड़ी में ही रास्ते में बाबा जी ने अपने प्राण त्याग दिए। वो इंसिडेंट, वो बाबा जी की शक्ल, उनका प्यार, जब वो गाड़ी में बैठे थे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था, वो मुझे सब याद आता है और मैं उस घटना को भूल नहीं सकता। सर, आपने इतना अच्छा काम किया है कि उस काम के बाद पे आपको चारों ओर से रिस्पेक्ट और रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, तो आपको कैसा लगता है? आप पहले आपको कोई जानता नहीं था और आज सभी लोग आपको हीरो की तरह जानते हैं। एग्जैक्टली सपना जी, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने आज मुझे अपने शो में टाइम दिया। It's आज से पहले मुझे कोई भी नहीं जानता था, पर मैं शुक्रिया करता हूँ उस भगवान का कि जिसने मुझे लाखों लोगों के दिलों में जगह दे दी। बिल्कुल। लाखों लोग आज मेरे लिए बात करते हैं। मैं उन लाखों लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि कोविड तो जरूर ओवर होगा, वो आज होगा, वो कल होगा, समय लगेगा, पर हम सब मिलके कोविड से जंग जीतेंगे। पर कोविड जो हमें घाव देके चला जा रहा है या जो चला गया है, आज हमारे लिए सबसे ज्यादा सोचने वाली बात या उसके ऊपर काम करने वाली बात उन बच्चों के लिए है जिनके माँ बाप कोविड में जा चुके हैं, उन उन बहनों के लिए है जिनके पति कोविड से जा चुके हैं। आज उनके पास, बच्चों के पास में माँ बाप नहीं है। आज उन बच्चों को कोई कहने वाला नहीं है कि बेटा आपका खाने का टाइम, बेटा आपका दूध का टाइम हो गया है, बेटे आपके लिए बुक्स आ गई। तो सपना जी, मैं आपके माध्यम से एक तो लोगों से अपील करता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप सब लोगों के जो प्यार दिया आप सब लोगों ने मुझे, आप सब लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट किया, अमरजीत पे ट्रस्ट किया। अमरजीत इस लायक नहीं था, उस एप्रिसिएशन के लिए या उस प्यार के लिए मैं उस काबिल नहीं था। मैंने आप सब लोगों के प्यार से एक छोटा सा एनजीओ स्टार्ट किया है। उस एनजीओ का नाम है मिशन सरबत दा पला। मीन्स कि उसके अंदर कोई जाति विशेष नहीं है,
उसके अंदर हमारा पूरा हिंदुस्तान है, उसमें सब लोग हैं। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, मैं अपने अथॉरिटीज के पास में जा रहा हूँ लगातार उन बच्चों के अडॉप्शन के लिए, कि वो बच्चे अगर मेरे पे ट्रस्ट करके अगर वो मेरे को मिल जाते हैं, तो मैं माँ बाप तो नहीं बन सकता, मेरा परिवार उनके साथ खड़ा हो सकता है, उनको उस ट्रॉमा से बाहर करने के लिए एक परिवार का प्यार दे सकता है। हम उनके पढ़ाई का, शिक्षा के ऊपर काम करेंगे, हम उनके साथ में काम करेंगे उनके खाने के लिए, उनके बेटर लाइफ के लिए, उनकी उस हर जरूरत के लिए जो बच्चे डिजर्व करता है। जो सपना उनके माँ बाप ने देखा था, हम पूरी कोशिश करेंगे, सब लोगों का सहयोग के साथ सब लोग मिलेंगे, सब लोग जुड़ेंगे, हम एक एक इंसान भी एक एक बच्चे की बाजू को पकड़ेंगे, उसका हाथ पकड़ेंगे, तो हम उसके सपने को पूरा कर सकेंगे जो उसके माँ बाप ने कभी उसके लिए देखा था। और ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि काम बहुत जल्दी से चल रहा है, काम बहुत जल्दी से चल रहा है। मुझे सरकारी तंत्र से बहुत सहायता मिल रही है, मेरा पेपर वर्क पूरा करने में मेरे को किसी जगह पे भी रुकना नहीं पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे अड़चन आए तो कृपया करके मेरे पे नहीं, उन बच्चों पे तरस करके इस कॉज के ऊपर, इस कॉज को देखते हुए मेरा सहयोग करें, मेरे किसी काम के अंदर रुकावट ना आए। मैं ऊपर वाले से दिन रात यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी लाज रखना, जिस बेड़े को मैंने उठाया है उस बेड़े को हम पार लगा सके। सर आपके तो नाम में ही अमर और जीत है, तो आपकी जीत होना तो निश्चित ही है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो आप मच। इतना अच्छे काम करना चाहते, इतने अच्छे कॉजेज लेके चल रहे, तो डेफिनेटली आपकी जीत होना निश्चित है। और आपके साथ जुड़ते जाएंगे, बोलते ना आप स्टार्ट करिए, कारवां बनता जाएगा। तो अकेला चला था, कारवां जुड़ गया, बिल्कुल, कारवां बनता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और भी कुछ आप ब्लड डोनेशन और कैंसर किड्स के लिए भी कुछ काम कर रहे हैं ना सर? यश, एक्चुअली पीछे मेरे पास में एक लीड आई थी, किसी एक मैसेज के थ्रू लीड आया कि एक बच्चा है 4 साल का, आयुष नाम था, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में एडमिटेड है कैंसर वार्ड में, वार्ड नंबर 21 ब्लॉक एच में वो एडमिटेड है। तो मेरे पास में लीड आया कि उस बच्चे को प्लेटलेट काउंट्स और ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर्चुनेटली उसका ग्रुप और मेरा ग्रुप ब्लड का हम दोनों का सेम था। तो मैंने कहा कि मैं इस लीड को आगे फॉरवर्ड नहीं करूंगा, इस लीड को मैं खुद हैंडल करूंगा। तो मुझे वो एक सेवा मिली छोटी सी बच्चे के लिए, हो सकता है उस बच्चे के साथ मेरा किसी पुराने जन्म का रिश्ता हो। तो मैं हॉस्पिटल में पहुंचा, बच्चे से मिला, बच्चे को देखा। तो जब मैं हॉस्पिटल में जाके देखा तो उस बच्चे के जैसे सैकड़ों बच्चे थे जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था। उस समय तो मैंने उस बच्चे के लिए मैंने पर्टिकुलरली उसको एक जो मुझसे मेरा डोनेशन था मैंने किया हॉस्पिटल में। बाद में मेरे मन में ख्याल आया कि ये ऐसे बच्चे और भी बहुत सारे हैं। जब कीमो होता है तो कीमो के बाद उन बच्चों को, उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, इन्फ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको ब्लड चाहिए होता है। और उनको ऐसे ही एक एक डिसीज है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में हर मंथ बच्चे को ब्लड इन्फ्यूजन में होता है क्योंकि उसके अंदर ब्लड नहीं बनता। तो पेरेंट्स कितनी बार उसको ब्लड देंगे, पेरेंट्स कितने लोगों से बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे। तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं एटलीस्ट इतना कर सकूं कि छोटा सा एक इनिशिएट लेके लोगों को उसके बारे में एजुकेट कर सकूं कि आइए हम सब मिलके एक एक यूनिट देते हैं देश के नाम। वो हम लोगों का एक एक यूनिट ब्लड का एक एक बच्चे की जान को बचा सकता है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी मैं धन्यवाद करता हूँ आपके माध्यम से उनका भी। उन्होंने
इसके अंदर मेरा पूरा सहयोग देने के लिए मुझे विश्वास दिया। सफदरजंग हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस मुहिम में मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे पे विश्वास किया, और डेट और वेन्यू बहुत जल्दी सेटल हो जाएगा कि जैसे ही मेरे पास में वेन्यू अरेंज होगा मैं इमीडिएट डेट अरेंज करूंगा। डोनर्स के कंटिन्यूअसली फोन आ रहे हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, हम आपको 10 ब्लड यूनिट का एश्योर करते हैं, कोई कहता है हम आपको 20 ब्लड यूनिट के लिए एश्योर करते हैं। तो मैंने 100 का सोचा था, भगवान ने हजारों लोगों को सामने खड़ा कर दिया। जी। अच्छे काम में सभी जुड़ते जाते हैं ना सर। जी। और सर आप थर्ड जेंडर के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, वो क्या क्या करना चाहते हैं आप? ऑफ कोर्स, एक्चुअली समाज में 3 जेंडर हैं, हाँ हम जी। लोग हम्म, मेल जेंडर, फीमेल जेंडर एंड थर्ड जेंडर। थर्ड जेंडर को हम लोगों ने ऑलवेज निग्लेक्ट किया हुआ है। हमारे घर में कभी भी कोई फंक्शन होता है, हमारे घर में कोई उत्सव होता है, हम सबको इनविटेशंस भेजते हैं अपने नियर्स एंड डियर्स को, पर हम कभी भी थर्ड जेंडर्स को इनविटेशन नहीं भेजते। हम उनको अपने जैसा नहीं समझते, पर वो भी सांस लेते हैं, उनकी भी मन में ख्वाहिश होती है। वो अपनी गलती से उस जेंडर में नहीं जाते, वो तो भगवान की मर्जी से उस जेंडर में आते हैं। हम सबको मिलके उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए कि वो सिग्नल्स के ऊपर गाड़ियों के सामने भीख मत मांगे अपने सर्वाइविंग के। इंसान है वो भी। अगर हम उनके लिए कुछ प्रोग्राम स्टार्ट करें, जैसे कि कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करें उनके कंसेंट के साथ में कि आप लोग कुछ सीखिए, और कॉर्पोरेट हाउसेस के अंदर उन लोगों से बात करेंगे कि आप इन लोगों को अपॉर्चुनिटीज दें जॉब के लिए। ये टेक्निकली एजुकेटेड है, इन लोगों को टेक्निकली, किसी को कपड़ा सिलना आता है, कोई ब्यूटिशियंस का कोर्स कर सकता है, कोई जूट के बैग बना सकता है, कोई पिकल इंडस्ट्री के अंदर पिकल बना सकता है, कोई पापड़ इंडस्ट्री के अंदर पापड़ बना सकता है। उनकी सर्वाइविंग के लिए उनको एक चौराहे पे जाके अपनी सर्वाइविंग के लिए भीख ना मांगनी पड़े, या घर घर जाके नाचना ना पड़े। उनको लोग रिस्पेक्टिवली शादी में बुलाएं कि आप भी इनवाइट हैं, आप भी हमारे गेस्ट हैं, प्लीज आइए। कभी हम लोगों के घर में दुख तकलीफ आती है, कभी हम किसी की शोक सभा मनाते हैं, तो हम सब लोगों को इनवाइट करते हैं, पर हम उस समाज को भूल जाते हैं जो भी बिल्कुल हमारी तरह ही है, दिखने में भी हमारी तरह है, बोलता भी हमारी तरह है, और उसके सब काम हमारी तरह ही है। तो अगर भगवान ने उनको उस चीज में डाला है तो हम उनको अपने समाज में स्वीकार करें। तो इसके ऊपर मैं प्रोग्राम शुरू करूंगा, डेफिनेटली इसके ऊपर शुरू करूंगा। उन लोगों का कंसेंट्स लूंगा, उन लोगों से कहूंगा कि आप हमारे साथ में जुड़िए, हम आपको एजुकेट करेंगे इस चीज के लेके। और अभी साथ के साथ ही थर्ड वेव की एंटीसिपेशन है, जो कि कहा जा रहा है कि वो डेंजर है या डेंजर हो सकती है। तो अभी अभी पूरा फोकस कोविड पे है। तो कोविड को लेके मैं आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप मेरी आवाज को आगे तक उठाएं कि अमरजीत ने एक गाड़ी से अपना स्टार्ट किया था, आज अमरजीत का बेटा जो अभी 19 साल का हुआ है, वो अपने अपने फादर के साथ में मोटिवेट होके वो पेशेंट के लिए सेवा करना चाहता है। वाह। तो मेरा बेटा कहता है कि पापा अगर हम एक एम्बुलेंस और ले लें तो आप एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट को लेके जाएं, मैं अपनी इसी गाड़ी के अंदर पेशेंट को लेके जाऊंगा। कई लोग मोटिवेट होके मेरे पास में आए कि सर हमारे पास काम नहीं है, हम कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो आपके लिए एक काम भी बन जाएगा और एक सेवा भी होगी।
तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मोटिवेट होके आगे आए हैं, पर अनफॉर्चुनेटली अमरजीत के पास में उतने बड़े फंड्स नहीं हैं कि अमरजीत एम्बुलेंसेस को एक फ्लीट तैयार कर सके या उसको अरेंज कर सके। तो अमरजीत को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अमरजीत की फैमिली में उसका ऊपर वाले का दिया हुआ आप लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है, हमारे दाल रोटी चल रही है। और अगर मैं कुछ कर सकूं तो मैं उन पेशेंट्स के लिए करना चाहता हूं जो थर्ड वेव में, अगर अनफॉर्चुनेटली, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ना आए हमारे देश में और किसी को जरूरत ना पड़े अमरजीत की उस समय, पर फिर भी अगर जरूरत पड़ जाती है तो अमरजीत उनके लिए तत्पर खड़ा हो, अमरजीत के पास फ्लीट हो कि जहां अमरजीत एक पेशेंट को लेके जाता था तो 4 पेशेंट जो पीछे से उम्मीद रखते थे कि अमरजीत जल्दी आएगा तो हमें भी लेके जाएगा, तो उन 4 पेशेंट को वेट ना करनी पड़े। जो अमरजीत की फ्लीट में दूसरी गाड़ियां हैं वो उन 4 पेशेंट को लेके फटाफट हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, हमारे डॉक्टर्स के सामने उनको लेके जाए कि हम कोरोना को मार सकें, कोरोना की जंग को जीत सकें। जीतेंगे ही सर, क्योंकि आप जैसे हीरो लगे हुए हैं तो डेफिनेटली हम इस जंग को जीतेंगे ही सर। ऐसा ऐसा कुछ ख्वाहिश या आपका सपना है जो आप उस पे लाइक उसको पूरा करना चाहते हो? जी, वो ख्वाहिश और सपना भी उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों के पास में आज पढ़ाई के लिए अवसर नहीं है। कोविड के बच्चों के लिए तो हम काम करेंगे, डेफिनेट करेंगे, उनको अडॉप्ट करेंगे, उनकी पढ़ाई कराएंगे, उनको स्कूल्स में पढ़ाएंगे, वो तो डेफिनेट करेंगे। पर मैं कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से या लोगों से कनेक्ट होने के बाद मैं सब लोगों को अपील करूंगा या अपील करता हूं कि अपने बच्चों की, जो बच्चे प्रमोट होकर अगली क्लास में जाते हैं, आप उन किताबों को रद्दी में मत बेचें, आप उन किताबों को अमरजीत के एड्रेस पे भेज दें। उन किताबों को पूरा करने का जिम्मा अमरजीत का, उसके ऊपर पेंसिल्स, उसके ऊपर कॉपीज, उनके साथ में रबर, शार्पनर, बच्चे की पढ़ाई की जरूरत का सामान अमरजीत पूरा करेगा और उस सामान को अमरजीत उन बच्चों तक पहुंचाएगा जिन बच्चों को उस पढ़ाई की किताबों की जरूरत है। चाहे वो बच्चा तमिलनाडु से हो, चाहे वो बच्चा कन्याकुमारी से हो, चाहे वो बच्चा कश्मीर से हो, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हो, अगर अमरजीत को कनेक्ट करेगा तो अमरजीत डेफिनेटली उस तक वो किताबें, वो पुस्तक, उनकी कॉपी पेंसिल उस तक पहुंचाएगा कि वो पढ़ के एक समाज में सशक्त इंसान बन सके, अपने देश के प्रति खड़ा हो सके, अपने देश को पीछे से बैकअप दे सके। इंस्पिरेशनल मैसेज देना चाहेंगे सर आप, ताकि हम सभी इंस्पायर हो सके? आप मैसेज यही है सब लोगों के लिए कि जो हमारा तिरंगा है, हमारे मन में चाह होनी चाहिए, हमारे देश के हर एक नागरिक में एक चाह होनी चाहिए, देश की सेवा करते हुए जब मेरे प्राण छूटे तो मैं तिरंगे में लिपट के जाऊं। वाह, क्योंकि अगर हमारा देश है, तिरंगा है, तो हम हैं। और अगर हम तिरंगे के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, तो देश पीछे नहीं हट सकता। हमारा देश पहले भी सोने की चिड़िया थी, हमारा देश आज भी सोने की चिड़िया बनेगा। यही एक मेरा मैसेज है कि एटलीस्ट हमारे परिवारों में संस्कारिक बातें होनी चाहिए बच्चों के साथ में। मेरे माँ बाप ने हमेशा हमें अच्छे संस्कार दिए, जिसके चलते देश के प्रति, कौम के प्रति, सब लोगों के प्रति एक मन में प्यार था। हमें यही प्यार हमें जानवरों के प्रति भी रखना चाहिए। लोग मांसाहारी होते हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, पर मांसाहार हमें छोड़ना चाहिए। उन्हें भी जीवन का अधिकार है, उन लोगों को भी भगवान ने ही भेजा है। खाने के लिए बहुत सी चीजें हैं जो खा के हम जिंदा रह सकते हैं। जो आया सो चलती, सब कोई आई बारी है, जो आया वो जाएगा।
ऐसे ही वो जीव जंतु भी जो आए वो जाएंगे, पर उनका कारण हम ना बने। तो मेरी सब लोगों से अपील है कि भगवान के दिए रास्ते पे चलें, सब लोगों की मदद करें, सब लोगों के साथ जुड़े और जितना हो सके अपने एक सुंदर देश के लिए करें। तो सर हम ऑर्गन डोनेशन पे मोहन फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हैं, ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस पे, उस पे कुछ मैसेज देना चाहोगे सर आप? मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपसे कि आपका ये जो फाउंडेशन है ये दरअसल काम क्या करता है? अगर मैं बहुत छोटे से बोलूं तो हम एक ब्रिज हैं डोनर और रेसिपिएंट के बीच में। डेफिनेटली, श्योर। हम सबको अंगदान, महादान, रक्तदान, महादान, ये सब वो चीजें हैं जो हम मरने के बाद अगर हम जिंदा रहने चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम जिंदा रहें मरने के बाद भी, तो हम किसी के सीने में धड़क सकते हैं दिल बन के। हम किसी की पाचन क्रिया को अच्छा कर सकते हैं उसका लीवर बन के। हम इस खूबसूरत देश को अपने सगे संबंधियों को देखने के लिए हम उनकी आंखें बन सकते हैं। हमारे शरीर का हर एक टुकड़ा किसी के काम में आ सकता है। मैं आपकी फाउंडेशन से निवेदन करता हूं कि मुझे भी अपनी मुहिम में अपने साथ में जोड़ें और मैं भी उस मुहिम में काम करना चाहता हूं। और अगर अमरजीत सही सलामत जाता है तो अमरजीत जाएगा तो तिरंगे में, पर तिरंगे में लिपट के वहां जाएगा कि जहां पे उसके ऑर्गन्स डोनेट होंगे, और अमरजीत दोबारा किसी के सीने में धड़केगा, किसी की आंख बन के दुनिया को देखेगा, किसी की पाचन क्रिया बन के उसके लीवर का में सहयोग करेगा, जाएगा तिरंगे में। इसीलिए तो आपका नाम अमरजीत है, अमर भी होंगे और जीत भी होगी आपकी। परफेक्ट नाम है आपका सर। मुझे ये जानकर कि आप एक गुजरात स्टेट से, अहमदाबाद से हैं, मेरा सौभाग्य था कि एक बार मेरे को आने का मौका मिला था आपकी स्टेट में। तो मेरे को उस स्टेट में बहुत सी चीजें जिन चीजों ने मुझे प्रभावित किया। जी। नारी शक्ति का सम्मान होना चाहिए, जो कि मैंने गुजरात में देखा कि रात के टाइम में जब बाजार में वो घूमती हैं तो वो अपने घर पे ताला नहीं लगा के आती, क्योंकि उनको डर नहीं है कि हमारे इधर चोरी हो जाए। जब वो रात को शॉपिंग करने के लिए अपनी फैमिली के साथ बाहर जाती हैं तो उनको ये डर नहीं है कि कोई मुझे छेड़ेगा या कोई मेरा सोने का गहना जो मैंने पहन रखा है वो चाकू की नोक पे या पिस्तौल की नोक पे मुझसे उतार लेगा। तो ये चीजें देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ था उस स्टेट से, और फॉर्चुनेटली वो स्टेट आज सबसे आगे स्टेट है जो फ्लोरिश कर रही है और जो सब लोगों को मैसेज देती है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और मैं ऑलवेज रिस्पेक्ट करता हूँ गुजरात स्टेट की, मैं ऑलवेज रिस्पेक्ट करता हूँ अपने इंडिया की, मैं ऑलवेज रिस्पेक्ट करता हूँ मेरे मदरलैंड पंजाब की, क्योंकि हमारा देश विभिन्नता में एकता वाला देश है। हम बोलते अलग भाषा है पर अंदर से हम सबकी भाषा हिंदुस्तान होती है। हमारी भाषा हिंदुस्तान है। यही हमारी संस्कृति है सर। तो सर हम आपको फिर से अहमदाबाद इनवाइट करेंगे। आपको हम अहमदाबाद इनवाइट करते हैं एंड देयर इज फ्री क्रूज ट्रिप फॉर यू।
सर सलाम करते हैं हम आपके इस जज्बे को, बहुत कुछ आप हमको इंस्पायर कर रहे हो, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस समय के लिए। सो वाहेगुरु जी की फतेह। जो वाहिगुरु जी का बोले सो खालसा, निहाल। वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल। सत हाँ, श्री अकाल। सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच सर। या थैंक यू। यस।